हे एवरीवन, वेलकम टू CUT अड्डा 24/7। तो भाई आज करने वाले हैं हम एक वन शॉट, बहुत ही अच्छा हमारा जो चैप्टर है इवोल्यूशन उससे। अब देखो ये जो वन शॉट है ना, मैं यहाँ से आपको कुछ चीजें बता देती हूँ। देखो ये आपका बड़ा ही ना एक काइंड ऑफ एसएसटी टाइप का है, ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे कोई कंसेप्ट नहीं समझते हैं। हम यहाँ पे नॉर्मली फैक्ट्स के बारे में पढ़ते हैं कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। इट्स लाइक हिस्ट्री, जैसे हम एसएसटी में हिस्ट्री पढ़ते हैं ना, वही हिस्ट्री हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो इसको प्लीज थोड़ा 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 ध्यान से कर लीजिएगा। हाँ जी, शुरू करें। चलिए शुरू कर लेते हैं। और हाँ, यहां से एक क्वेश्चन सीयूटी में हमेशा आता है और बोर्ड में भी, ठीक है। चलिए, इवोल्यूशन की अगर मैं बात करूं तो इवोल्यूशन एक तरीके की, मैंने क्या कहा, हिस्ट्री है। हिस्ट्री कौन सी हिस्ट्री? जो बताती है कि किस किस तरीके से किसी पर्टिकुलर स्पीशीज के अंदर क्या क्या चेंजेस हुई हैं, किस तरीके से वो डिफरेंट हुई है आपकी आज के टाइम पे। देखो जैसे हम आज है ना, वैसे हम पहले नहीं थे, है ना। हमारे अंदर कुछ ना कुछ बदलाव हुआ है। तो वो बदलाव जो बताया जाता है, वो बदलाव का जो ऑर्डर है, वो जो सीक्वेंस है, वो बताया जाता है, वो हमारा इवोल्यूशन से बताया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी शॉप में जाते हो, आप शॉप वाले भैया को बोलते हो भैया ये वाला सूट दिखाओ, भैया वो वाला सूट दिखाओ, फिर वो भैया खोल के दिखाता है अच्छा ये वाला सूट था। तो वो एक अनफोल्डिंग की जो प्रोसेस होती है, वही अनफोल्डिंग की प्रोसेस आपकी इवोल्यूशन में होती है, जहां पे हम जानते हैं आपके किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के हिस्ट्री के बारे में कि भाई वो पहले कैसा था और आज के समय पे वो कैसा है, ठीक है। तो इवोल्यूशन आपका क्या है? एक ऑर्डरली चेंज है एक फॉर्म से अनदर फॉर्म तक का। इवोल्यूशनरी बायोलॉजी स्टडी कराता है आपकी इसकी हिस्ट्री की, यानी कि जो आपकी इवोल्यूशन की हिस्ट्री है, आपकी जो कहानी है इवोल्यूशन वाली, वो कौन सुनाता है? इवोल्यूशनरी बायोलॉजी आपकी सुनाती है। ये एक आपकी ब्रांच है जिसके अंदर हम इवोल्यूशन के बारे में पढ़ते हैं, जानते हैं। अब अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे हमारे पास इवोल्यूशन की बहुत सारी थ्योरीज है। उसके अंदर सबसे पहली चीज आती है, दैट इज थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ, कि हमारा जो ओरिजिन है लाइफ का वो किस तरीके से आया, कैसे आया, उसके बारे में कुछ थ्योरीज है ना। तो उनके बारे में हम जानेंगे। देखो हर किसी का ना कोई मत होता है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है ना जी। आपके पास थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस है, थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस है, थ्योरी ऑफ पेंस्पर्मिया है, थ्योरी ऑफ क्रिएशनिज्म है, थ्योरी ऑफ केमिकल इवोल्यूशन है। इन वन बाय वन हम इन सभी थ्योरीज के बारे में जानेंगे। हर किसी का एक अलग मत होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको कहूंगी बताओ भी हाल फिलहाल में जो गवर्नमेंट चल रही है, आपका क्या ख्याल है? जो आपकी कांग्रेस वाले सपोर्टर होंगे कहेंगे जी बीजेपी ज्यादा अच्छी सी नहीं कर रही, ये नहीं कर रही, वो ना कर रहा, ये कर रहा, फलाना ढिमकानी इधर की बातें, 100 तरीके के नुक्स निकाल देंगे, है ना। और कोई सपोर्टर होगा तो कहेगा जी देखो ये ऐसा है, ये वैसा है, ये अच्छाई है, ये बुराई है। कुछ ऐसे होंगे जो किसी का नहीं है, उसको बस अपने आप से मतलब, वो कहेगा सरकार किसी की नहीं। मतलब हर किसी का एक अपना ओपिनियन होता है। तो ऐसे ही हर किसी ने, आपके पास बहुत सारे साइंटिस्ट आते हैं जो कि अलग अलग इवोल्यूशनरी थ्योरी आपकी देते हैं। क्या देते हैं? अलग अलग इवोल्यूशनरी थ्योरी आपकी देते हैं। सबसे पहले आपके पास आती है थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस। अब जैसा कि इसका नाम सजेस्ट कर रहा है बायोजेनेसिस, यानी कि इस थ्योरी ने कहा कि जो ओरिजिन ऑफ लाइफ है, वो ओरिजिन ऑफ लाइफ आपका आया है इनऑर्गेनिक चीजों से। और इसी को हम स्पॉन्टेनियस जनरेशन की थ्योरी भी बोलते हैं। आपको कि मैम स्पॉन्टेनियस क्या यहाँ पे और स्पॉन्टेनियसली आई थी? नहीं, यहाँ पे जो अर्थ है वो स्पॉन्टेनियसली नहीं आई थी। यहाँ का मतलब है कि आपकी जो जिंदगी है वो आई है इनऑर्गेनिक चीजों से। यहाँ पे एक साइंटिस्ट आते हैं, देखो वो जो साइंटिस्ट है वो बोलते हैं कि देखो मैंने क्या करा था ना, मैं बहुत ही ना लेबोरेटरी में काम कर रहा था, है ना, तो हम पसीने से तरतर हो रहा था। तो मैंने अपना लैब कोट निकाला और मैंने कहीं पे रख दिया। तो मैंने कुछ टाइम के बाद देखा कि वहां पे बहुत सारे कीड़े आ गए हैं, बहुत सारी चींटियां आ गई हैं, है ना जी। अब उसको लगा कि ये जो चींटियां आई हैं, जो कीड़े आए हैं, वो किसकी वजह से आए हैं? वो आए हैं उसके पसीने की वजह से, है ना जी। वो आए हैं उसके कपड़े की वजह से। बाकी बात क्या थी कि उसने टॉफी रखी हुई थी अपने लैब कोट में। मतलब कहने की बात क्या कि एक्चुअल में ऐसा कुछ नहीं होता, एक्चुअल में ऐसा कुछ नहीं था, बस वो उसकी एक मिस इंटरप्रिटेशन थी। उसको लगा भी मेरे इसके अंदर लैब कोट के अंदर बहुत सारे कीड़े आ गए हैं, बहुत सारे चींटी आ गई हैं, इसका मतलब ये है कि इसी से जिंदगी आई है, इसी से ये कीड़े उत्पन्न हो रहे हैं, इसमें से कीड़े बन बन के निकल रहे हैं। तो ये आपकी स्पॉन्टेनियस की
थ्योरी है। अब यहाँ पे दूसरा एग्जांपल ले लो, एक गरीब सा आदमी था, ठीक, गरीब सा नहीं, एक वेल्ला सा आदमी था। एक वेल्ला सा आदमी था, नील नदी के किनारे बैठा हुआ था, है ना। अब नील नदी सूखी हुई थी, अब आप कोई मगरमच्छ फंस गया होगा भाई मिट्टी में, दलदली क्षेत्र था, फंस गया मिट्टी में। अब वहां पे मिट्टी सूख गई है, मगरमच्छ हिल नहीं पा रहा। अब मगरमच्छ तो बहुत ज्यादा लंबा टाइम तक सरवाइव कर जाता है। और जिस दिन वो बैठा जाके, उस दिन हो गई बारिश। बारिश की वजह से मिट्टी लूज हो गई, मगरमच्छ बाहर निकल गया। तो उस बंदे ने कहा कि जो मगरमच्छ है वो आपका नील नदी से निकला है, ऐसा तो नहीं हो सकता, बट फिर भी उसने ऐसा बोल दिया, है ना जी। तो इसी को उसने कहा कि देखो जो मड है वहां से मगरमच्छ निकला है। उसको लगा कि पानी भरा है तो वहां पे मच्छर भी आ गए, उसको लगा इस पानी से ही मच्छर लगे निकले हैं। वहां पे मेंढक भी आ गए पानी में, कि मेंढक भी पानी और मिट्टी से ही बनी है। तो उसने क्या कहा कि इनऑर्गेनिक चीजें जो हैं, डेड और डिकेइंग चीजें जो हैं, वहां से क्या बनता है बेटा, वहां से बनती है हमारी जिंदगी, लाइफ। इसी को हमने क्या कहा, स्पॉन्टेनियस थ्योरी, यानी कि अबायोजेनेसिस थ्योरी। ठीक है जी। आगे देखो, फिर आती है बायोजेनेसिस थ्योरी। ये जो हमारी बायोजेनेसिस की थ्योरी है, यहाँ पे तीन महाशय आते हैं। एक आते हैं फ्रांसिस रेड्डी, एक आते हैं स्प्लांजी, एक आते हैं लुईस पाश्चर। जो तीन महाशय यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे, ये जो तीन महाशय है, ये तीन महाशय आपके जो अबायोजेनेसिस की थ्योरी थी, स्पॉन्टेनियस वाली थ्योरी थी, उसको मना कर देते हैं, डिस्कार्ड कर देते हैं, कहते हैं ऐसा तो कतई कुछ नहीं होता है जी। ठीक है। फिर उन्होंने कहा ऐसा कैसे होता है। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट करा, है ना, एक्सपेरिमेंट करा, बल्कि लुईस पाश्चर के तो हम बहुत अच्छे से एक्सपेरिमेंट को जानते भी हैं। जो रेड्डी साहब थे और जो स्प्लांजी साहब थे, उनका सेम सा एक्सपेरिमेंट था, तो एक ही तरीके से समझा देती हूँ। उन्होंने क्या करा, उन्होंने एक बीकर लिया, ठीक है, यहाँ पे फिर मीट का पीस रखा, यहाँ पे मीट का पीस रखा, इसको बॉयल करा, इसको क्या करा, बॉयल करा, और इसको इधर से ओपन रखा, क्या रखा, इसको ओपन रखा, है ना। एक और पीस लिया इन्होंने, यहाँ पे इन्होंने इसको कवर कर दिया, यहाँ पे मीट का पीस रखा, और ये ऑलरेडी बॉइल्ड है, ये कैसा है, बॉइल्ड है, और यहाँ पे आपका ये मीट का पीस, और ये आपका क्लोज्ड लिड है, कैसा है, क्लोज्ड लिड है। ऐसा ही एक और एक दूसरी चीज से भी क्लोज कर लेते हैं, एक प्लास्टिक से, है ना, एक आपका सेलुलोजिक से, है ना, इस तरीके से अलग अलग चीज से वो आपका, सेलुलोजिक का मतलब एक कपड़े से भी वो कर लेते हैं, ठीक है, कॉटन के कपड़े से भी कवर कर लेते हैं। अब देखो यहाँ पे उसने क्या पाया, उन्होंने पाया कि देखो मैंने तो मीट को बॉयल कर दिया था, अब मीट के अंदर कोई माइक्रोब होता जो ग्रोथ कर पाता, वो तो मैंने किल कर दिया। तो यहाँ पे आपका कुछ माइक्रोबियल ग्रोथ भी हमको देखने को मिल रही है। मैंने तो माइक्रोबियल ग्रोथ हटा दी थी, उसके बावजूद भी यहाँ पे माइक्रोबियल ग्रोथ है, साथ में बहुत सारे लार्वाज आ रहे हैं, बहुत सारे फ्लाइज की लार्वाज आ रहे हैं, है ना। बट वहीं पे ये जो क्लोज मैंने करा था लिड, ना तो यहाँ पे कोई माइक्रोबियल ग्रोथ है, ना ही कोई फ्लाई आई है, ना ही कोई मॉस्किटो आया है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये जो लार्वा आते हैं, ये जो फंजाई आती है, ये सारी चीजें खाना खाने आती हैं, वो यहाँ से बनती नहीं है, वो यहाँ से बनती नहीं है। अगर वो यहाँ से बन रही होती तो यहाँ भी बन रही होती। इसके अंदर ऐसी क्या चीज है जो यहाँ पे जिंदगी नहीं बनी, यहाँ से लार्वे क्यों नहीं बने, तो मीट से लार्वे नहीं बनते, मीट से मक्खियां नहीं बनती, मक्खियां बनती हैं मक्खियों से, उनकी मम्मियों से, है ना। जैसे मुर्गा को कहां से आया, अंडे से, अंडा कहां से आया, मुर्गी से, मुर्गी कहां से, अंडे से, अंडे कहां से आया, मुर्गे से। ये वाला जो क्रम है वो आपका मक्खी पे भी तो होगा, वो इस मीट के टुकड़े से नहीं निकल सकता है। सेम चीज आपके स्प्लेंजी ने करी, सेम चीज आपके किसने करी, सेम चीज आपके रेड्डी ने करी, राइट। अब लुईस पाश्चर का स्वान नेक एक्सपेरिमेंट के बारे में हम बात कर लेते हैं। वो क्या करते हैं, एक ट्यूब लेते हैं इस तरीके से, और उसकी स्वान तरीके से, इस तरीके से वो शेप को कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे मीट का ईस्ट लेते हैं, वो ये क्या लेते हैं, ईस्ट ईस्ट को बॉयल करते हैं, ठीक है। जब वो बॉयल करते हैं ईस्ट को, तो यहाँ के सारे माइक्रोब्स हट जाते हैं, क्योंकि वेपर्स, बहुत ही गरम गरम वेपर्स यहाँ पे कोगुलेट हो जाते हैं। अब यहाँ पे ये वेपर्स हमारी वाटर की फॉर्म में आ जाएंगे और इस रास्ते को ब्लॉक कर देंगे, है ना। लुईस पाश्चर वेट कर रहा था कोई माइक्रोब आएगा, इस ईस्ट को खराब करेगा, यहाँ पे कोई माइक्रोबियल ग्रोथ आएगी, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो इसका मतलब कि भी क्या था, इसका मतलब भी यही था कि भैया जो जिंदगी आती है वो जिंदगी से ही आती है ना। एक आपका ऑर्गेनिज्म है, वो अपने ही जैसे अपने पेरेंट से ही उत्पन्न हो सकता है, किसी और चीज से नहीं हो सकता। आप ये नहीं कह सकते कि गाय से आपका बिल्ली का बच्चा हो गया, बिल्ली के बच्चे से चूहा हो गया, ऐसा कभी नहीं होता है।
है ना जी। तो यही आपकी क्या है, बायोजेनेसिस थ्योरी है कि जो जैसा है वो वैसे ही पेरेंट से आता है। लाइफ ओरिजिनेट फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग लाइफ। बट यहां पे इन्होंने जो कंसेप्ट दिया वो कौन से वाला कंसेप्ट दिया था कि हम जो स्पॉन्टेनियस का काम कर रहे थे, हम जो अबायोजेनेसिस की बात कर रहे थे, उसको काटने का काम करा। पहला चीज, उसको डिस्कार्ड कर दिया उस थ्योरी को। दूसरा, इन्होंने ये बताया कि लाइफ केम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग। हम एक चीज बोलते हैं ना, ओमनिस सेलुला ई सेलुला, मतलब कि एक सेल प्री एग्जिस्टिंग सेल से आया है। वही चीज यहाँ थे, वैसा ही कुछ कंसेप्ट यहाँ था कि लाइफ प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से आई है ना जी। तो यहाँ पे आपका फर्स्ट लाइफ किस तरीके से आई, हमारी जिंदगी किस तरीके से आई, ये नहीं बताया, बस ये बता दिया कि हम कैसे आए, बायो से बायो आए हैं, है ना जी। चलिए आगे देखिए, आगे आपके पास आता है कॉस्मिक थ्योरी। कॉस्मिक थ्योरी क्या कहते हैं? कॉस्मिक थ्योरी को हम पेंसपर्मिया थ्योरी के नाम से भी जानते हैं। अब ये थ्योरी क्या कहती है, जरा इसके बारे में सुनो। ये कहती है कि हम जो है आसमान के अंदर छोटे छोटे स्पोर्स के फॉर्म में थे। जो यूनिवर्स है, इस यूनिवर्स के अंदर हम छोटे छोटे बिल्कुल माइन्यूट स्पोर्स के फॉर्म में थे। और जब हम स्पोर्स की फॉर्म में थे तो हम या तो किसी अदर प्लैनेट से आए थे या यूनिवर्स में सस्पेंडेड थे। हम धरती के ऊपर गिर गए और हम एज इट इज उग गए, है ना। ऐसे जो जो स्पोर आया, किसी से प्लांट उग गया, किसी से कोई कछुआ, किसी से कोई मगरमच्छ, किसी से कोई इंसान सांप, है ना, किसी से रिलेटिव उग गए, है ना। तो इस तरीके से यहाँ पे बात की गई। ये आपकी क्या थी, कॉस्मिक थ्योरी थी, थ्योरी ऑफ पेंसपर्मिया थी। ठीक है जी, आगे चले, आगे करें। आगे है थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। अच्छा एक बात बताओ, आपको लगता है कि यहाँ पे ये वाली जो थ्योरी थी किसी ने एक्सेप्ट करी होगी? जो एस्ट्रोनॉमर्स थे ना, एस्ट्रोनॉमर्स ने सबसे ज्यादा एक्सेप्ट करी थी ये। ठीक है, उसके बाद आते हैं थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। ये भगवान वाली थ्योरी है ना, अहम ब्रह्मास्मि, भगवान वाली थ्योरी भैया ये है। मैं ही भगवान हूं, क्यों कहा आपने? देखो बात क्या है ना, आपके अलग अलग रिलीजियस बुक्स के अकॉर्डिंग अलग अलग चीजें हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, एक आपके रॉबर्ट्स करके एक आपके फादर थे, सुआर्ज करके, उन्होंने कहा कि ये जो लाइफ आई है, जो हम भगवान आपने बनाए हैं, हम प्राणी अजीबोगरीब किस्म के, लालची किस्म के, गंदे किस्म के, हवानी किस्म के, है ना। तो आपके ये जो प्राणी आए हैं, ये 4000 साल पहले आए थे। कितने साल पहले आए थे? 4000 साल पहले हम आए थे। ठीक है जी, एज इट इज आए थे। भगवान ने 6 दिनों में बना दिए थे। कितने दिनों में बना दिए थे? 6 दिनों में ये जिंदगी बना दी थी। ऐसे कैसे धरती का निर्माण कर दिया था। ठीक है, और जब से इस धरती का निर्माण हुआ है, ना तो कोई स्पीशीज ऐड हुई है, ना ही कोई एक्सटिंक्ट हुई है। वो तो एक्सटिंक्शन के और एडिशन के कंसेप्ट को मानते ही नहीं है। तो ये इससे वाहियात बात क्या हो सकती है भाई? ऐसा थोड़ी होता है। हमने तो डोडो बत्तख के बारे में देखा, हमने बहुत सारे टाइगर्स के बारे में देखा जो एक्सटिंक्ट हो गए, और हर दूसरे दिन कोई ना कोई नई स्पीशीज आती रहती है। तो हम कैसे मान लें कि कोई एक्सटिंक्ट नहीं हुआ? इनके अकॉर्डिंग क्या था, स्पेशल थ्योरी ऑफ क्रिएशन के अकॉर्डिंग, कि भाई अलग अलग रिलीजियस बुक्स में अलग अलग रिलीजियस पर्संस ने अलग अलग चीजें कही। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करती हूँ मुस्लिम्स और क्रिश्चियनिटी की, तो वहां पे बात कही गई कि जो धरती बनाई गई है 6 दिन में बनाई गई है, 4000 साल पहले बनाई गई है। आज जैसी है वैसी बनाई गई थी, हम जैसे पहले थे आज वैसे ही हैं। कोई बदलाव हमारे अंदर नहीं आया है, बस हम और ज्यादा लालची हो गए हैं, है ना। ये मैंने जोड़ दिया ठीक है। अब हम वहां पे कोई स्पीशीज आई नहीं है, कोई स्पीशीज वहां से गई नहीं है। अब हिंदूज के अकॉर्डिंग बात करें तो हमारी तो बहुत सारी थ्योरीज हैं, और हमारी बहुत सारी थ्योरीज होने का भी एक कारण हम बताते हैं, क्योंकि भैया ये हम बोलते हैं कि ये साइकिल बार बार रिपीट होता है। तो जब साइकिल बार बार रिपीट होता है तो बहुत सारी स्टोरीज भी आपकी रिपीट होती है। तो ये जो बहुत सारी स्टोरीज है ऑल आर ट्रू, क्योंकि बहुत अलग, एक अलग साइकिल में एक स्टोरी थी, एक अलग साइकिल में एक स्टोरी थी, है ना। ये आप सतयुग का बात करते हैं ना, कि सतयुग आता है, द्वापर आता है, त्रेता आता है, द्वापर आता है, उसके बाद आपका कलयुग आता है, फिर दोबारा से फिर सतयुग आता है। वो साइकिल के अकॉर्डिंग भी आपकी स्टोरीज हैं। ये ऐसा बोला जाता है यहाँ पे। हर किसी की अलग कहानी है। कोई कहता है कि ब्रह्मा से आई है, ब्रह्मा ने दुनिया बनाई है। कोई कहता है कि शंकर ने बनाई, किसी ने कहा आदिशक्ति ने बनाई है। हर किसी की एक अलग अलग थ्योरी यहाँ पे है ना जी। आगे चलो, आगे है थ्योरी ऑफ केमिकल इवोल्यूशन। थ्योरी ऑफ केमिकल इवोल्यूशन की बात कर लेते हैं। थ्योरी ऑफ केमिकल इवोल्यूशन क्या कहती है कि देखो हम जो आए हैं ना, वो केमिकल्स से ही आए हैं। कहाँ से आए हैं? केमिकल्स से ही हम आए हैं। हमारी जो लाइफ आई है, जो हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, वो किसकी वजह से हैं? हम आए हैं जी केमिकल्स की वजह से। और वो केमिकल पहले इनऑर्गेनिक थे। इनऑर्गेनिक केमिकल से हम ऑर्गेनिकली आए हैं, है ना। ये किसने कहा? ऑपेरन और हेल्डन ने कहा। किसने कहा जी? ऑपेरन और हेल्डन ने इस थ्योरी को कहा।
इन्होंने कहा कि जो पहली जिंदगी आई है, पहली फर्स्ट फॉर्म ऑफ लाइफ आई है, वो आपकी आई है नॉन लिविंग इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से। कहां से? फ्रॉम नॉन लिविंग इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से हमारी ये लाइफ आई है, राइट। जैसे कि हमारे पास गैस है मीथेन, अमोनिया, वाटर, शुगर, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड एक्सेट्रा, इन सब से हमारी थ्योरी आई है। दैट इज बायोजेनेसिस फर्स्ट बट बायोजेनेसिस एवर सिंस, कि पहली बार जब हमारी जिंदगी आई वो अबायोजेनेसिस से आई, इनऑर्गेनिकली आई, बट उसके बाद तो कभी इनऑर्गेनिक से नहीं आई, ऑर्गेनिक से ही आती रही, जिंदगी से जिंदगी आती रही। ठीक है जी। अब देखो यहाँ पे जो कंसेप्ट था, ये कंसेप्ट और भी बहुत सारी चीजें थी। इन्होंने जो कहा था ना, वो इन्होंने बहुत सारी चीजों के बारे में कहा था कि टेम्परेचर भी बहुत हाई होगा। इनके अकॉर्डिंगली, ऑपेरेन और हेल्डन के अकॉर्डिंगली, जो हमारा क्या था, जो हमारे पास वहां पे एटमॉस्फेयर था, वो एटमॉस्फेयर रिड्यूसिंग था। कैसा था? रिड्यूसिंग था, क्योंकि वहां पे कोई ऑक्सीजन नहीं थी। सेकेंडली, टेम्परेचर भी वहां पे बहुत ही हाई था, टेम्परेचर भी बहुत ही क्या था? हाई था। ये किसने कहा था? ये आपके ऑपेरेन और हेल्डन ने कहा था, ये मैंने खुद से नहीं कहा है ना जी। चलिए, अब ये वाली जो सिचुएशन है, यही सिचुएशन, इसी का एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दिया जाता है यूरे मिलर के एक्सपेरिमेंट में। यूरे मिलर एक्सपेरिमेंट ठीक वैसा ही माहौल एक लैब के अंदर उत्पन्न करते हैं जैसा कि ऑपेरेन और हेल्डन ने बताया था अपनी थ्योरी में। उन्होंने क्या करा? उन्होंने कहा था कि भाई वहां पे रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर था, ऑक्सीजन नहीं थी, हाई टेम्परेचर था। तो उन्होंने एक फ्लास्क लिया, एक फ्लास्क के अंदर आपका जो गैसेस उन्होंने बताई वो गैसेस डाली, किस रेशो में? 1:1:2 की रेशो में। किस रेशो में? 2:1:2 रेशो में इन्होंने डाली, है ना जी। कौन सी थी? आपके पास मीथेन थी, आपके पास अमोनिया थी और आपके पास हाइड्रोजन। ये तीनों गैसेस 2:1:2 की रेशो में, अनुपात में इन्होंने यहाँ पे ली। अब ये तो चलो रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर हो गया। हीट करने के लिए उन्होंने टंगस्टन के इलेक्ट्रोड्स डाल दिए, जिसकी स्पार्क से 800 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर वहां पे बढ़ रहा था। ठीक है जी। अब वहां पे ऑपेरेन हेल्डन ने कहा था कि धीरे धीरे इनके अंदर कुछ इवोल्यूशन होता है, कुछ केमिकल रिएक्शन होता है और धीरे धीरे कूलिंग डाउन होती है ना। अब देखो धीरे धीरे मिलियंस ऑफ ईयर लगते हैं, बट हमारे पास यहाँ पे कंडेंसर, जो इस तापमान को, जो चीजें यहाँ पे केमिकल बनेंगी उसको हम फटाफट बना देंगे। तो जैसे ही ये सारी चीजें स्पार्क वार्क होता है, केमिकल्स वेमिकल्स बनते हैं, वो इस कंडेंसर से गुजरते हैं तो वो कंडेंस हो जाते हैं, क्योंकि है तो सारे एयर मॉलिक्यूल्स, और पास में आके में कन्वर्ट हो जाते हैं, दे कन्वर्ट इनटू अ जूस लाइक थिंग। और उस जूस लाइक थिंग के अंदर हम देखते हैं, हम पाते हैं कि यहाँ पे बहुत सारे केमिकल्स हैं। यहाँ पे केमिकल है जो कि बहुत ही आग लगाता है। अब इस आग का मतलब क्या है? इस आग का मतलब है कि भैया यहाँ पे ना आपके पास 3 अमीनो एसिड्स थे। पहला आग का मतलब है एलेनाइन, पहले आग का मतलब क्या था? एलेनाइन। दूसरे का मतलब क्या था? एस्पार्टिक एसिड। और तीसरे का जी का मतलब क्या है? ग्लाइसिन। ये आपका एस्पार्टिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड। ठीक है, ये एस्पार्टिक एसिड, एलेनाइन और आपके पास ग्लाइसिन, ये 3 ऐसे आपके अमीनो एसिड्स होते हैं जो कि आपके वहां पे बनते हैं। और ये तीनों ही अमीनो एसिड्स हमारी जिंदगी में आज भी प्रेजेंट हैं, हमारी बॉडी में आज भी प्रेजेंट है, आज भी इनकी बड़ी ही अहमियत है ना। और ऐसे ही साइंटिस्ट बार बार रिपीट करते जाते हैं तो उनको दिखता है कि कुछ टाइम के बाद वहां पे कुछ प्रोटीन्स भी बनते हैं, नाइट्रोजनस शुगर्स भी बनती हैं, नाइट्रोजनस बेसिस बनते हैं, शुगर्स भी बनते हैं, कुछ पॉलीसेकेराइड्स भी बनते हैं, इवन न्यूक्लिक एसिड, लिपिड्स की फॉर्मेशन भी वहां पे हो जाती है। तो ये चीज प्रूव हो जाती है कि भैया आज के टाइम पे हमारा जो लाइफ आई है वो इसी केमिकल इवोल्यूशन की वजह से आई है। तो आपको ऐसा क्यों नहीं लगता कि भाई आज भी ऐसी जिंदगी बन जाए, हवा से केमिकल बन के ऐसी चीजें हो जाए? क्योंकि एटमॉस्फेयर अब ऐसा नहीं है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस है, रिड्यूसिंग नहीं है, टेम्परेचर कम है, टेम्परेचर बढ़ा तो हम स्वाहा हो जाएंगे, है ना। तो वो वाली चीजें हमारी यहाँ पे हो जाती हैं। आई थिंक ये चीजें बहुत क्लियर है, इसमें कोई परेशानी वाली दिक्कत नहीं है। हाँ जी, चलिए आगे देखो। हाँ जी, ये तो मैंने आपको बता ही दिया
कि फ्लास्क बनाते हैं अमोनिया, मीथेन, हाइड्रोजन, वाटर वेपर 8 डिग्री सेल्सियस पे, जिससे आपके कुछ अमीनो एसिड्स बनते हैं। और यही ऐसा सिमिलर एक्सपेरिमेंट बाकी भी ऑब्जर्व करते हैं, जहां पे शुगर्स, नाइट्रोजनस बेसेस और पिगमेंट्स और फैट्स यानी लिपिड्स की फॉर्मेशन भी देखी जाती है। अब यहां से ही हमारी पहली चीज आती है, दैट इज कॉल्ड प्रोटोबायंट। पहली चीज क्या आती है हमारी? प्रोटोबायंट। उन्हीं केमिकल से हमारे पास पहले बनते हैं प्रोटोबायंट। प्रोटोबायंट एक आपके ऐसे स्ट्रक्चर है जिसको हम किसके नाम से जानते हैं? माइक्रोस्फेयर्स के नाम से, या फिर आप कोकरावेट्स के नाम से जानते हो इनको, जो हमारी नई एनसीईआरटी में गिवन नहीं है, तो हमको पढ़ना भी नहीं है, बस आपको नाम पता होना चाहिए। ये एक ऐसी बॉडी थी जो कि नॉन सेलुलर थी। नॉन सेलुलर मतलब कि कोई सेल नहीं बनाया था। दे आर लाइक अ वाटर ड्रॉपलेट, मेम्ब्रेन फ्री थे, ठीक है। और आपके मेम्ब्रेन भी थे, जो आपके माइक्रोस्फेयर्स थे उनके पास मेम्ब्रेन थी, और जो आपके कॉकरावेट्स थे उनके पास कोई मेम्ब्रेन नहीं थी, बस वो लिपिड और कुछ ग्रैन्यूल्स थे, राइट। जिनके अंदर, जो कि आपके 3 मिलियन साल पहले बने थे, और ये खुद से सेल्फ रेप्लिकेट करते थे। मेटाबॉलिक कैप्सूल्स ये थे, जिसके अंदर मैक्रो मॉलिक्यूल थे, जैसे कि आरएनए, प्रोटीन, पॉलीसेकेराइड वगैरह, बट इनके अंदर कोई डीएनए नहीं था। दे आर नॉट हैविंग एनी डीएनए। प्रोटोबायंट खुद से रेप्लिकेट कर रहा था, लाइक अ बैक्टीरिया, खुद की बहुत सारी कॉपी भी बना रहा था, बट उसके पास कोई डीएनए नहीं था। बट प्रोटोबायंट से लेटर ऑन यूबायंट की उत्पत्ति होती है, और यूबायंट सेल्फ रेप्लिकेट भी करता है, डीएनए भी इसके अंदर है, और इसी यूबायंट से हमारा सेलुलर फॉर्म आता है, यानी पहली जिंदगी आती है। केमिकल्स बने, गैसेस थी वहां पे, अमोनिया, मीथेन, वाटर वेपर्स, हाइड्रोजन, कंडेंस होके कुछ अमीनो एसिड्स बनते हैं, प्रोटीन्स बनते हैं, जो कि आपके प्रोटोबायंट में जाते हैं। प्रोटोबायंट यूबायंट, और यूबायंट से सेल आपका जाता है ना जी। इसमें कोई परेशानी, प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बता सकते हो, भाई। चलिए, आगे चले, आगे आते हैं एविडेंसेस। बट एविडेंसेस से पहले हमको पढ़ना है किसके बारे में? एविडेंसेस से पहले हमको पढ़ना है बिग बैंग थ्योरी के बारे में। बिग बैंग थ्योरी एक ऐसी थ्योरी है जो कि आपकी बड़ी ही मान्यता प्राप्त उसको है, कारण क्यों उसका थोड़ा सा है ना कि भाई हाँ साइंटिफिक लगती हैं चीजें। तो हमारे पास एक आती है थ्योरी जिसको हम कहते हैं बिग बैंग थ्योरी, है ना। बिग बैंग थ्योरी, बिग बैंग थ्योरी कहती है कि जो हमारा यूनिवर्स आया है, बिग बैंग थ्योरी के अकॉर्डिंगली हमारा जो यूनिवर्स आया है, ये यूनिवर्स हमारा आया है जी। अच्छा, मैं ना यहाँ नहीं लिखूंगी क्योंकि ना मेरी राइटिंग बड़ी ही कैडी है, बड़ी गंदी है भैया, आपको पता ही होगा। मैं बचपन से एक चीज सुनाती आ रही हूँ आप सभी को कि ना मैंने सुलेख नहीं लिखे, सुलेख ना लिखने के कारण मेरी अच्छी राइटिंग नहीं है, लाइक है ना। चलो एनीवेज कोई बात नहीं। हाँ, तो क्या कहा जी मैंने? हमने कहा कि जो बिग बैंग थ्योरी है, बिग बैंग थ्योरी है, ये बिग बैंग थ्योरी के अकॉर्डिंगली पहले 20 बिलियन ईयर्स अगो यूनिवर्स आया, ठीक है। 4.5 बिलियन अगो आपकी अर्थ आई, 4 बिलियन ईयर अगो आपकी आई लाइफ, है ना जी। ये किसने कहा? ये आपका बिग बैंग थ्योरी ने कहा। अब बिग बैंग थ्योरी ने क्या कहा? बिग बैंग थ्योरी ने कहा कि पहले हमारे पास थी एक ही चीज, एक ही तड़कता भड़कता शोला था, जो कि सूर्य महाराज हमारे हैं। आपके पास एक सन का एक बोल था, एक यू आर हैविंग अ ह्यूज बोल, एक बहुत बड़ा सा बोल आपके पास था, जो कि बहुत ही हीटेड था, जिसमें बहुत सारी लपटें थी, जो कि बहुत हीटेड था, हाई टेम्परेचर उसके अंदर था, है ना। और वहां पे कोई ऑक्सीजन नहीं थी, एक रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर था, ठीक है। आपके पास उसके अंदर एक ह्यूज, एकदम से अनइमेजिनेबल, हम तो सोच भी नहीं सकते, इतना जोरदार धमाका होता है, बोम्बार्डमेंट होती है, जिसकी वजह से ये अलग अलग जगह एक्सपेंड कर जाती हैं, और वो टुकड़े कहीं 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 फैल जाते हैं, उसी से हमारे प्लैनेट्स बनती हैं, और उसी के एक टुकड़े को हम कहते हैं अर्थ। धीरे धीरे इसका टेम्परेचर कूल डाउन होता है, बट उससे पहले कुछ चीजें सुनो। अब क्योंकि मैंने कहा कि इनिशियली आपका सबसे पहले क्या होती है, पहले जी आपके पास आपका जो एटमॉस्फेयर है, यूनिवर्स था,
यूनिवर्स था, यूनिवर्स का जो एटमॉस्फेयर था वो आपका कैसा था, रिड्यूसिंग था, वहां पे कोई ऑक्सीजन नहीं थी, नो ऑक्सीजन वाज देयर, राइट। साथ में उसका जो टेम्परेचर था वो भी कैसा था जी, हाई टेम्परेचर था। इस यूनिवर्स के अंदर होती है बोम्बार्डमेंट, इसके अंदर क्या होता है, एक्सप्लोजन। अब देखो कोई भी चीज जब एक्सप्लोड करती है ना तो वो एक्सपेंड करती है ना। जब आप मान लो, मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि एक बम फूटा, आप दिवाली पे बम फोड़ते हो ना तो उसके चीथड़े चीथड़े उड़ जाते हैं ना, छोटे छोटे टुकड़े दूर 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 हो जाते हैं। तो जब एक्सप्लोजन हुआ तो एक्सप्लोजन के कारण एक्सपेंडेशन हुआ। क्या हुआ, एक्सपेंडेशन हुआ, एक्सपेंशन हुआ। एक्सपेंशन जब होता है तो कोई भी चीज का सरफेस एरिया बढ़ जाता है, सरफेस एरिया बढ़ जाएगा तो आपकी कूलिंग बहुत जल्दी जल्दी होएगी। जैसे कि आपने कभी देखा है, आप एक कप में चाय देते हो या फिर गर्म दूध मम्मी ग्लास में देती है, आपको मम्मी नहीं कटोरी में डाल के दे दो, या फिर आप एक बार उसमें थाली में डाल के ऐसे हिला के फिर दे दो। ऐसा क्या करते हैं, हमने उस दूध को ऐसे डाला थाली में, हिलाया, अब उसका सरफेस एरिया बढ़ गया ना, तो हीट जो एस्केप करने की, बहुत सारी हीट एकदम से एस्केप कर पाएगी और हमारा मिल्क ठंडा हो जाएगा। ऐसे ही जब एक्सपेंशन होता है, एक्सपेंशन होने के कारण सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, सरफेस एरिया बढ़ जाएगा तो कूलिंग भी जल्दी होगी, हीट भी एस्केप कर पाएगी। तो आपका सबसे पहले एक्सपेंशन होता है, एक्सपेंशन के बाद आपकी कूलिंग होती है। क्या होती है जी, कूलिंग होती है, ठीक है। ये चीज आपको क्या रखनी है, याद रखनी है। यहां पे किसी भी तरीके का कुछ बहाना मुझे नहीं चाहिए, जो भी मैं आपको बताऊं इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट कि आप इसको तुरंत तुरंत ही कर लेंगे। इसको आप क्या कर लेंगे जी, तुरंत तुरंत ही कर लेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जब ये बॉम्बार्डमेंट हुई थी, ये एक्सपेंशन हुआ था, इस एक्सपेंशन की वजह से यहाँ पे गैस का निर्माण हुआ। एक आपके पास हाइड्रोजन बनी, एक आपके पास हीलियम बनी। क्या बनी, हीलियम बनी। ये गैसेस भी आपकी साथ साथ में हुई। अब जैसे जैसे कूलिंग होती गई तो ये गैसेस भी आपकी कंडेंस होती गई। क्या होती गई, कंडेंस। किसकी वजह से, ग्रेविटी की वजह से। ड्यू टू ग्रेविटी ये कंडेंसेट होती गई। क्या होती गई जी, कंडेंसेट होती गई। और इसके कंडेंसेशन से आपकी बनती है गैलेक्सी। इसके कंडेंसेशन से क्या बनती है, गैलेक्सी आपकी बनती है। यहां पे इसकी कंडेंसेशन से क्या बन जाती है, गैलेक्सी बन जाती है। जैसे हमारी अर्थ की गैलेक्सी है, कौन सी है, मिल्की वे, आकाश गंगा हमारी गैलेक्सी है ना, ऐसे ही आपकी यहाँ पे बनती है जी गैलेक्सी। एक गैलेक्सी के अंदर बहुत सारे तारे होते हैं, धूल होती है, मिट्टी होती है, बहुत सारी चीजें होती हैं, राइट। अब यहाँ पे अगर आप बात करो तो क्योंकि आपकी धीरे धीरे यहाँ पे बन रही थी ना, कूलिंग हो रही थी, अर्थ भी आपकी क्या कर रही थी, कूल कर रही थी। कर रही थी कि नहीं कर रही थी, बिल्कुल कर रही थी। अब देखो यहाँ पे जो हमारा हीट था, ये कूलिंग हो रही थी ना, इसके बीच की प्रोसेस बताते हैं। ये तो कूलिंग हो रही है, कंडेंसेशन हो रही है साथ ही साथ, उसमें कोई डाउट की बात ही नहीं है ना, इसमें कोई डाउट की बात है ही नहीं। बट जब आपकी अर्थ कूल हो रही थी तो वहां पे कहीं ना कहीं हमारा अर्थ का टेम्परेचर इनिशियली, अर्थ का टेम्परेचर इनिशियली जब आपका हाई था, जब आपका अर्थ का टेम्परेचर हाई था तो यहाँ पे मोल्टेन मास था। मोल्टेन मास किसको बोलते हैं, जब आपका वोल्केनिक इरप्शंस होते हैं तो मोल्टेन मास निकलता है ना। ऐसे ही हाई टेम्परेचर तो हमारे अर्थ का सरफेस बर्न कर रहा होगा, जो कि मोल्टेन मास में कन्वर्ट कर रहा होगा, और इसी मोल्टेन मास से हमारी कुछ गैसेस रिलीज होती हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे अमोनिया, जैसे मीथेन, और जैसे कि हाइड्रोजन, जैसे कि हाइड्रोजन। अब क्योंकि हमारे पास सन अभी भी है, ऐसा तो नहीं है कि ये सन हमारा चला गया, ये सन इनके ऊपर डालता है यूवी रेज। क्या डालता है, यूवी रेज। और यहाँ पे ये जो आपके पार्टिकल्स हैं, ये सारी गैसेस आपकी ब्रेक डाउन कर जाती हैं। किस किस में, हाइड्रोजन में ब्रेक करती है। अब क्योंकि हाइड्रोजन एक हल्की गैस है तो ये उड़ जाती है, ऊपर की तरफ भग जाती है, एस्केप कर जाती है। नीचे रह जाते हैं ऑक्सीजन के पार्टिकल्स। नीचे क्या रह जाते हैं, ऑक्सीजन की पार्टिकल्स। अब इसको भी फिर फर्दर ऑन ब्रेक करती है यही यूवी रेज हमारी इस ऑक्सीजन को फिर से ब्रेक करती है। अब हमारी ऑक्सीजन भैया किस में कन्वर्ट होगी, ओ में कन्वर्ट होगी। अब आपके पास ओ है, उसको कहीं पे ऑक्सीजन मिल गई, साथ में ये इसके साथ चिपक गई, तो ये आपका कन्वर्ट हो जाती है O3 में, यानी कि ओजोन आपके पास बेटा यहाँ पे बन जाती है, फॉर्म हो जाती है। क्या कहा मैंने कहा अर्थ का टेम्परेचर इनिशियली हाई था, जब कूल हो रहा था तो
हाइड्रोजन हीलियम कंडेंस हो रही थी, हम मानते हैं, बट वहां पे और गैसेस भी साथ ही साथ फॉर्म हो रही थी, क्योंकि मोल्टन मास की वजह से वो उत्पत्ति हो रही थी, उनकी मतलब प्रोडक्शन हो रहा था। कौन सी गैसेस थी? कार्बन डाइऑक्साइड था, अमोनिया था, मीथेन था और हाइड्रोजन, ये 4 गैसेस आपकी वहां पे थी। साथ में सम वाटर वेपर्स, आपकी मैं यहाँ पे वाटर वेपर्स में डाल देती हूँ। अब वेपर क्योंकि हल्के होते हैं, है ना, ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है, आपको याद रखना है। अब यहाँ पे आपके पास आपके वाटर वेपर का यूवी रेज की वजह से, सन से यूवी रेज आती है, वो स्प्लिट कर देता है इसको, हाइड्रोजन एस्केप कर जाती है, और आपकी यहाँ पे ऑक्सीजन और ओजोन, ऑक्सीजन दूसरी एक सिंगल ऑक्सीजन के साथ, एक डायटमिक है क्योंकि ऑक्सीजन, क्योंकि 2 एटम स्टेबल करते हैं, एक मोनोएटमिक ऑक्सीजन के साथ मिलती है, ओजोन में कन्वर्ट हो जाती है। फिर ये ओजोन हमारे इस यूवी रेज से प्रोटेक्शन कर लेती है, इस यूवी रेज को कैप्चर कर लेती है। अब यूवी रेज हमारा कुछ नहीं बिगाड़ेंगी। अब हमारी कंडेंसेशन वहां पे कंटिन्यू हुए जा रही है। अब जब कंडेंसेशन होगी तो यहाँ पे हमारे जो हाइड्रोजन की वाटर वेपर्स हैं, ये वाटर वेपर्स एज रेन की फॉर्म में हमारी अर्थ पे गिर जाते हैं, और हमारी अर्थ में कहीं कहीं होते हैं गड्ढे, उन गड्ढों को भर देती है वो पानी से, उसको हम कहते हैं आज के टाइम पे ओशियंस। क्या कहते हैं आज के टाइम पे उसको हम जी? ओशियंस के नाम से हम उनको आज के टाइम पे जानते हैं। समझो कि ना? हाँ जी, चलिए देखो, सही बच्चे ना लाइक कर देंगे सेशन को। जब तक लाइक नहीं करोगे ना तब तक मजा नहीं आएगा, जब तक लाइक नहीं करोगे तब तक सेशन में मजा नहीं आएगा, बिना स्वाद रहेगा, जैसे सब्जी में बिना नमक मिर्च हो, वो वाला हाल होगा। तो ये हमारी थी बिग बैंग थ्योरी। अब हमको करने हैं इसके एविडेंसेस, कि भाई हम कैसे मान लें कि हाँ एविडेंसेस हैं कि नहीं है ना, हम कैसे मान लें कि एविडेंसेस हैं कि नहीं है। सबसे पहले एविडेंसेस आते हैं पैलेंटियोलॉजिकल एविडेंसेस। पैलेंटियोलॉजिकल एविडेंसेस कौन से होते हैं? वो एविडेंसेस जहां पे हम फॉसिल्स को एज अ प्रूफ मानते हैं, फॉसिल्स को एज अ एविडेंस मानते हैं। हमारे पास बहुत सारी रॉक्स हैं जिनके अंदर हमको क्या मिलती है? जहां पे हमको मिलते हैं बहुत सारे फॉसिल्स। अब एक बात याद रखना, यहाँ पे आपके पास एक धरती की लेयर थी, यहाँ पे एक ऑर्गेनिज्म चल रहा था, ऊपर से कुछ आपदा आई, ये इसके ऊपर और मिट्टी गिर गई। अब ये जो ऑर्गेनिज्म था, ये ऑर्गेनिज्म इस मिट्टी पे और इस नई लेयर के बीच में हो गया। कुछ टाइम के बाद ये जो रॉक है, ये जो मिट्टी है, ये सॉलिडिफाई होगी, रॉक में कन्वर्ट हो गई, और ये जो ऑर्गेनिज्म है वो वहीं पे डेड डिके हो गया, और उसके इंप्रेशंस रॉक के इनसाइड बन गए। अब बाद में उनको जब हम ढूंढते हैं तो उन्हीं इंप्रेशंस को हम कह देते हैं फॉसिल्स, जो डेड डिके होके खत्म हो गए हैं बट उनके इंप्रेशंस अभी भी रॉक्स में है, उसको हमने क्या कहा? फॉसिल्स। उन्हीं को एज ए एविडेंस मानते हैं, उन्हीं की ऑब्जर्वेशन करके उन्हीं को हम अच्छे से देखते हैं, जांचते हैं, परखते हैं, और फिर हम बताते चाहे ऐसा भी कोई ऑर्गेनिज्म था। तो यहाँ पे हम सबसे पहले एविडेंस लेते हैं, कौन से? पैलेंटियोलॉजिकल एविडेंसेस हम लेते हैं, जो कि हमारे डॉक्यूमेंटेड भी होते हैं, डॉक्यूमेंटेशन भी इनका होता है बकायदा। नेक्स्ट, अगर मैं बात करूं तो जो हमारे ये एविडेंसेस होते हैं, ये लिंक भी कनेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप बात करो कि 2 ऑर्गेनिज्म, 2 स्पीशीज किस तरीके से कनेक्ट करती हैं, उनके बीच का कोई कनेक्टिव लिंक, जहां पे उस ए स्पीशीज के भी और बी स्पीशीज के भी फीचर हो, वो कनेक्टिव लिंक इन फॉसिल से हमको मिलता है। एग्जाम्पल के लिए आर्कियोपेटेरिक्स जो कि रेप्टाइल और आपके बर्ड्स के बीच का क्या है जी? एक कनेक्टिव लिंक है। जैसे आप बात करो कि आपके पास बर्ड्स होते हैं, उनके पास चोंच होती है, फीदर्स होते हैं, नाखून तो नहीं होते, क्लॉज तो नहीं होते, दांत तो नहीं होते ना, नहीं होते ना, बट आपके पास रेप्टाइल्स जिसके पास दांत होते हैं, क्लोव होते हैं। आपको सोचो, क्या कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म हो सकता है जिसके पास पंख भी हो और क्लोव भी हो, चोंच भी हो और दांत भी हो? नहीं हो सकता ना आपके अकॉर्डिंगली, कि ऐसा हो रही है चोंच में थोड़ी ना दांत होते हैं, बट ऐसा होता है, और उसको हम कहते हैं आर्कियोपेटेरिक्स, और इसके मिले हैं फॉसिल्स, और फॉसिल से ही हम ये बात कह सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलो। नेक्स्ट हमारा आता है मॉर्फोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल एविडेंसेस। इसको समझने के लिए आपको थोड़ा सा पीछे यहाँ पे जाना पड़ेगा, नहीं तो आप अपने आप को कंफ्यूज कर ही लेंगे, है ना जी। चलो देखो, यहां पे अगर मैं बात करूं तो आपका आएगा पहले एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस पढ़ो। देखो, एक साइंटिस्ट थे जिसका नाम था अर्नेस्ट हैक्ल।
एर्नेस्ट हैकेल नाम के एक साइंटिस्ट कहते हैं कि जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं, सभी वर्टिब्रेट्स के जो एम्ब्रियोज हैं उनके कॉमन फीचर्स होते हैं जो हम अडल्ट्स में नहीं होते। उसका मतलब कि जो आपका वर्टिब्रेट है वो सभी वर्टिब्रेट्स के एम्ब्रियो जैसा दिखता है। कॉमन वर्टिब्रेट्स होते हैं, कॉमन एम्ब्रियोज हमारे होते हैं। बस जिस वर्टिब्रेट के अंदर जो फीचर डेवलप होना होता है अडल्ट होते होते वही दिखता है, बाकी सारे एक्सटिंक्ट हो जाते हैं उनके अकॉर्डिंगली। कहने की बात क्या है, जैसे कि मछली है, मछली में गिल स्लिट्स होते हैं जहां से वो पानी को फेंकती है, लेती है ऑक्सीजन के लिए, है ना। उन गिल स्लिट्स को बोलता है कि ये हम इंसानों के कानों के पीछे भी होते हैं, बस दिखते ही नहीं है कारणवश, क्योंकि हमका कोई काम नहीं है, उसका काम नहीं है तो दिख नहीं रहे हैं, बस दिख उसमें रहे जिसमें मछली में है ना। ऐसे उसने कह दिया कि भैया आपके बहुत सारे फीचर्स हैं। फॉर एग्जांपल हम ह्यूमंस हैं, जब अपनी मम्मी के पेट में थे तो हम अपना मछली का रूप भी धारण कर रहे थे, हमारे पास रेप्टाइल के भी फीचर थे, है ना, हमारे पास बर्ड्स के भी फीचर थे। बट वो फीचर्स ह्यूमन के कैसे दिख रहे हैं अभी पैदा होने के बाद, क्योंकि मेरे को उनकी जरूरत थी। अब मैं अडल्ट हुई, जैसे जैसे मैं बड़ी हुई मेरे फीचर्स ह्यूमन वाले हो गए। अब ये बकवास बात है, ऐसे कैसे हो सकता है कि कुत्ते के स्पर्म से आप घोड़े का बच्चा बना लो, कतई नॉनसेंस बात है ये तो, है ना। तो इस नॉनसेंस बात को नकार दिया गया एक साइंटिस्ट के द्वारा जिनका नाम था आपका एर्नेस्ट वॉन बेयर। क्या नाम था? कार्ल एर्नेस्ट वॉन बेयर। उन्होंने इसकी बात को, इन महाशय की बात को नकार दिया और क्या करा, खुद से स्टडी करी, बहुत सारे एम्ब्रियोस की, बहुत सारे फीचर्स की, एनाटॉमिकल मतलब इनसाइड द बॉडी इंटरनल स्ट्रक्चर एज वेल एज मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर भी उन्होंने पढ़ा और जाना। उसके बाद वो आपके एविडेंसेस देते हैं जिसको हम कहते हैं क्या, मॉर्फोलॉजिकल और एनाटॉमिकल एविडेंसेस, जहां पे हम होमोलॉगस और एनालॉगस के बारे में पढ़ते हैं। वो क्या कहते हैं, उनका कहना बहुत ही सिंपल था। क्या था जी उनका कहना? बड़ा ही सिंपल था। मैंने ये क्यों खोला मुझे ये नहीं समझ आता। देखो उनका कहना क्या था, उन्होंने कहा कि फॉर एग्जाम्पल मान लो हम समवेयर कहीं कनेक्टेड थे, मान लो हमारे पास कहीं पे कॉमन एंसेस्ट्री थी। सीधी सी बात, अगर हमारे कॉमन एंसेस्टर हैं तो हमारे पास एक कॉमन का मतलब होता है सेम के कॉन्टेक्स्ट में बोला गया है। कॉमन यानी कि सेम ही क्या होंगे भैया, सेम ही हमारे पास स्ट्रक्चर होंगे, हमारी बॉडी के सेम ही स्ट्रक्चर होंगे। बट हम अलग अलग स्पीशीज में डेविएट हो गए, हम अलग अलग स्पीशीज में डाइवर्स हो गए। अब हमारा क्या हो गया जी, हम डाइवर्स हो गए। ये हमारा जो स्ट्रक्चर है ये आपका डाइवर्स हो जाता है डिफरेंट फंक्शन के लिए। क्या हो जाता है? डिफरेंट फंक्शन के लिए डाइवर्ट हो जाता है। उन्होंने ये चीज कही। एक और दूसरा कंसेप्ट दिया, उन्होंने कहा कि कई बार क्या होता है ना कि हम जो है बिल्कुल डिफरेंट एंसेस्टर्स होते हैं, हम बिल्कुल ही डिफरेंट हमारे एंसेस्टर्स होते हैं। अब क्योंकि हम एक कॉमन जियोग्राफिकल एरिया में रह रहे हैं, जियोग्राफिकल एरिया मतलब एक जगह पे हम रह रहे हैं जो कि बड़ी ही कॉमन है, कॉमन जियोग्राफिकल एरिया में हम रह रहे हैं और उसकी नीड्स के अकॉर्डिंगली अब यहाँ पे जो नीड्स हैं वो नीड्स भी हमारी क्या आ गई, कॉमन आ गई। और इसकी वजह से हमारे जो फंक्शंस हैं हम कन्वर्ज कर जाते हैं। हम क्या कर जाते हैं, हमारे जो स्ट्रक्चर है वो कन्वर्ज कर जाते हैं एक कॉमन फंक्शन पे। कहाँ कन्वर्ज कर जाते हैं? एक कॉमन फंक्शन पे कन्वर्ज कर जाते हैं। और इन्हीं से आपकी दो टर्म्स आती हैं इवोल्यूशन, कि आपके पास जब एक कॉमन एंसेस्टर थे, कॉमन स्ट्रक्चर था, बिल्कुल सेम डिट्टो स्ट्रक्चर्स हैं, बट आप कहीं कहीं चले गए और इस्तेमाल अलग अलग तरीके से कर रहे हो। आपको 100 रुपए दिए, किसी ने सारे 100 रुपए खाने में उड़ा दिए, पिज्जा मंगा लिया, किसी ने किसी गरीब को दे दिया, किसी ने गुल्लक में डाल दिया। 100 रुपए सबके पास दिए थे ना, कॉमन है सारी चीज, बट किसने कैसे इस्तेमाल करा, फंक्शन किस तरीके से करा, वो सबका डिफरेंट था। आपका डाइवर्स हो गया, किसी ने कैसे करा, किसी ने कैसे, डाइवर्स हो गया। और जब आपके पास डाइवर्स इवोल्यूशन होता है तो उसका मतलब यही होता है कि डाइवर्स इवोल्यूशन में होता है कॉमन एंसेस्ट्री होती है, कॉमन स्ट्रक्चर होता है, बट आपके फंक्शन अलग अलग हो जाते हैं। दैट इज कॉल्ड डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। अब यहाँ पे जो स्ट्रक्चर आपका सेम था, इस सेम स्ट्रक्चर को हम कहते हैं होमोलोगस स्ट्रक्चर या फिर होमोलोगस ऑर्गन, है ना जी। अब आप एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे देखिए, जैसे कि आप एक वेल की बात करो, एक आप टाइगर की बात करो, एक आप बात करो ह्यूमन की, एक आप बात करो हॉर्स की, सबके पास सेम बोन है। ह्यूमर है हमारे पास, रेडियस, अल्ना, है ना, यहाँ पे आपके कार्पल्स, मेटाकार्पल्स,
phalanges और नंबर ऑफ मेटाकार्पल्स, कार्पल्स एंड phalanges भी सेम है ना, स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम है सबका, है ना, बिल्कुल सेम एनाटॉमी है, सब बिल्कुल सेम स्ट्रक्चर है, बट एक घोड़ा दौड़ने का काम कर रहा है, एक बैट उड़ने का काम कर रहा है, एक वेल तैरने का काम कर रही है, तो मैं आपको पढ़ाने का लिखने का काम कर रही हूँ, साथ में चांटा खाने का भी काम कर देती हूँ, कई बार वो मारने का भी काम कर देती हूँ, पानी भी पीती हूँ और बहुत कुछ काम करती हूँ, है ना। तो ये आपका होता है कौन सा, होमोलॉगस स्ट्रक्चर, और इसी को हम कहते हैं होमोलॉगी, इसी को हम क्या कहते हैं, होमोलॉगी कहते हैं। तो ये चीज आप याद रखोगे कि होमोलॉगस ऑर्गन होते हैं जब आपकी ऑर्गन्स के पास फंडामेंटल सिमिलैरिटी होती है, स्ट्रक्चर वाइज भी और ओरिजिन वाइज भी, और जब ओरिजिन वाइज सिमिलैरिटी होती है तो कॉमन एंसेस्टर्स होते हैं, तो डिफरेंट आपके पास फंक्शन है, फिनोमिना हो जाएगा होमोलॉगी, ठीक है। अब दूसरा फिनोमिना देखो, यहाँ पे आपके पास प्लांट्स में भी फिनोमिना देखने को मिल जाता है होमोलॉगी वाला, जैसे कि आप कहोगे कि मैम कैसे, एग्जांपल के लिए बोगनविलिया के जो आपके क्या होते हैं, थॉर्न्स होते हैं, और कुकुरबिट्स के जो टेंड्रिल्स होते हैं, उसका जो स्ट्रक्चर है, सेल की अरेंजमेंट है, सेल के टाइप है, वो बिल्कुल सेम है, बट काम अलग अलग है। बोगनविलिया कांटा बन के चुभ रहा है ना, वहीं पे आपका जो कुकुरबिट्स है वो टेंड्रिल बना के सपोर्ट दे रहा है, फंक्शन अलग है, हालांकि ओरिजिन सेम है, एक ही जगह से निकलती है। देखो ये भी आपका यहां से निकला है और ये भी आपका सेम जगह से निकला, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट हमारे पास आता है एनालॉगी। एनालॉगी क्या है, एनालॉगी ये वाली चीज कि हम एक अलग अलग बंदे से आए थे, कोई ए जगह से, कोई बी जगह से, कोई सी जगह से, कोई डी खानदान से आया था, अलग अलग स्ट्रक्चर थे, बिल्कुल अलग अलग स्ट्रक्चर्स थे, बट हम एक ऐसी जगह पे फंस गए कि हमको उड़ना ही पड़ा। अब सबको उड़ना ही पड़ा तो फंक्शन सेम हो गया ना, आपके अलग अलग स्ट्रक्चर एक जगह पे मिल गए आके, एक स्ट्रक्चर जब फैल रहा था अलग अलग फंक्शंस में तो वो डाइवर्स हो रहा था, बट आपका अलग अलग, आपके पास पहले ही बहुत सारे स्ट्रक्चर्स है और आप एक जगह पे कॉमन पॉइंट पे कॉमन फंक्शन पे मिल रहे हो, दैट इज कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। कन्वर्जेंट इवोल्यूशन में आप अलग अलग डिफरेंट एंसेस्टर से आते हो, डिफरेंट ओरिजिन से आते हो, डिफरेंट स्ट्रक्चर होता है बट फंक्शन सेम ही करते हो, और इसी को हम कहते हैं क्या, एनालॉगी। फॉर एग्जाम्पल आप एक तितली के पंख देखो कितने प्यारे होते हैं, आप एक पंख, मुर्गे के पंख देखो, बाज के पंख देखो, तोते के पंख देखो, कौवे के पंख देखो, आप देखो बैट के पंख, आप देखो मच्छर के पंख, आप देखो किसी ततैये के पंख, सबके पंखों में अंतर है ना, स्ट्रक्चर वाइज भी, साइज वाइज भी, हर तरीके से एक दूसरे से अलग है, पर सभी पंखों का काम क्या है, उड़ने का काम है। ऐसे ही आंखें, हमारी आंखें हम देखने का काम करते हैं, ऑक्टोपस की आंख वो भी देखने का काम करती है, दोनों देखने का काम करते हैं, पर स्ट्रक्चर दोनों का अलग है। हमारी आई कॉम्प्लेक्स है, उसकी सिंपल है, हमारी ब्रेन से कनेक्टेड है, उसकी स्किन से कनेक्टेड है, ब्रेन से कोई कनेक्शन नहीं है, वो क्या हो गया, एनालॉगी। अब आज एक एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ, आपको बताना है, आपको मैं कहती हूँ हर्ट्ज के चैम्बर्स। हर्ट्ज के चैम्बर्स कहाँ आएंगे, फिशेस में 2 चैम्बर्स है, रेप्टाइल्स एम्फीबियंस में 3 है, मैमल्स एंड एव्स में 4 है। ये किसका एग्जांपल होगा, एनालॉगी का कि होमोलॉगी का, ये कमेंट सेक्शन में बताना मुझे जरा, और रिप्लाई में कर दूंगी जिसका ठीक होगा, है ना जी। चलिए आगे देखो, आगे हमारे पास आते हैं बायोकेमिकल एविडेंसेस। बायोकेमिकल एविडेंसेस आते हैं जहां पे हम उस केमिकल इवोल्यूशन की पहले बात कर चुके हैं कि हमारे पास ऑर्गेनिज्म है जिसके अंदर सिमिलैरिटी है प्रोटीन्स की, जीन्स की, बायोमोलिक्यूल्स की, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज की, और कॉमन एंसेस्ट्री है सभी की। तो ये सिंपल है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम वाली बात है ही नहीं, है ना जी। चलिए नेक्स्ट आती है बायोजियोग्राफिकल एविडेंसेस। क्या आते हैं, बायोजियोग्राफिकल एविडेंसेस यानी कि अडैप्टिव रेडिएशंस। अडैप्टिव रेडिएशन क्या है, देखो मैं इसका ना एग्जांपल बड़ा ही पर्सनल लेके बताती हूँ, है ना, बहुत पर्सनल लेके बताती हूँ। मतलब एक आदमी है, मैं बात कर रही हूँ, एक्चुअली आई एम नॉट आदमी, आई एम फीमेल, राइट। तो मैं जब गांव में थी, छोटी सी थी मैं, तो मैं गांव में थी, है ना। जब मैं गांव में थी तो मैं बड़ी कूदा फांदी करती थी, बड़ी शरारती थी, बहुत खेलती थी, बहुत खाती थी, है ना, और मेरे दोस्त भी मेरे ही जैसे थे, निकम्मे शरारती। अब हम पहुंचे शहर में, अब शहर के बच्चे छुई मुई टाइप के, वैसे सारे नहीं होते बट हाँ मोस्टली होते हैं, जो कि टच नहीं होता इसका रूरल एरिया से, तो भाई वो बड़े छुई मुई से, डेलिकेट से। अब गांव के स्कूल में ना मारना इसका ऐसा चलता है, पर शहर के स्कूल में तो चलता है, मैम मैं आई गो टू वॉशरूम, मैम इसने मेरे को मारा, है ना, ये चलता है ना। तो यहाँ पे वही चीज हुई कि मैं जैसे शहर में आई, मैं अपने आप को अडप्ट कर गई, मैंने उस मौसम के हिसाब से ढाल लिया। अब मेरा स्कूल ना थोड़ा और अपग्रेड होता है, क्योंकि वो स्कूल था जो था मैं हिंदी मीडियम, तो कुछ होता ही नहीं, बच्चा शुरू में आता है क्या हिंदी इंग्लिश होता है उस टाइम तक, तो
फिर मेरे को मेरी मम्मी पापा ने बिल्कुल जो प्योर इंग्लिश मीडियम, जहाँ पे बातें भी इंग्लिश मीडियम में होती है, उस स्कूल में करा दिया भाई, जिसको हम कन्वेंट स्कूल भी बोलते हैं, है ना। अब वहां पे सब कुछ ऐसे बात चल रही है। अब मेरी तो आदत क्या थी भाई, तेरे ऐसा मारोगे ना, अरे मेरा पेन दे दे भाई, ए मेरी कॉपी दे दे, मैम देखो मेरा पेन नहीं दे रही, मैम देखो मेरी कॉपी नहीं दे रही है, मैम इसको देखना, मेरे को लिखना नहीं दे रही है, ये हरकतें। अब वहां मैं गई इंग्लिश वाले स्कूल में भाई, कतई वहां के बच्चे बोले धर्राटेदार इंग्लिश, थोड़ा टाइम लगा है ना एडजस्ट होने में, बट बाद में मैं भी ऐसे ही करने लगी। मैम प्लीज लुक एट हर, शी इज नॉट गिविंग माय पेन, है ना, शी इज डिस्टर्बिंग मी मैम, प्लीज मैम टेल हर टू नॉट डिस्टर्ब मी मैम, है ना, अडप्ट कर लिया। ऐसे ही हम चीजें देखते हैं, है ना, कि जब हम एक जगह से किसी अदर एरिया में जाते हैं, हम उसके अकॉर्डिंगली अडप्ट कर लेते हैं। बोलते हैं ना जैसा देश वैसा भेष, अडप्ट कर लेना। वही अडप्टेशन यहाँ पे है कि एक स्पीशीज कॉमन स्पीशीज जब अलग अलग इलाके में जाती है तो उसके रिसोर्सेज भी अलग अलग होते हैं, और उनके रिसोर्सेज को इस्तेमाल करने के अलग अलग तरीकों की वजह से उनके बॉडी में, उनके अंदर कुछ मॉडिफिकेशंस आ जाती है, वो अडप्टेशंस आ जाती हैं, वो जो एक्वायर करती हैं, और उसी को हम कहते हैं अडप्टिव रेडिएशन। जैसा कि इसका एग्जांपल है कि आपके पास एक गैलापो आइलैंड के ऊपर डार्विन जाते हैं, ठीक है, एक आपका वो कौन सा वो था, एक इनका वो शिप का नाम भी मिलेगा तुमको यहाँ पे ना, शिप का नाम भी मिलेगा यहाँ पे, नहीं भैया आगे मिलेगा, शिप का नाम था यहाँ से कहीं, अरे 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 कहाँ गए, हाँ ये रहा। जो डार्विन महाशय थे वो सेल शिप के अंदर, सी वॉक के अंदर, ड्यूरिंग अ सी वॉक, HMS बीगल इस नाम की शिप के ऊपर जाते हैं, कहाँ, गैलापगो आइलैंड के ऊपर। तो वहां पे जाके वो देखते हैं कि एक पर्टिकुलर तरीके की वो है गोरैया, चिड़िया है एक स्पेशल तरीके की, और वो जो स्पेशल तरीके की चिड़िया है ना, वो बिल्कुल अलग अलग किस्म की है तो कॉमन, वैसा ही धड़ है, वैसा ही सर है, वैसा ही पक्षी है, साइज भी सेम, बट उसकी जो चोंच है ना, चोंच का साइज अलग अलग है, बॉडी सही है सेम साइज की, स्पॉटिंग भी कुछ हद तक सेम है ना, सेम काइंड ऑफ आईज, सेम काइंड ऑफ फर, सब कुछ सेम, बट जो डिफरेंस है वो डिफरेंस है किस चीज का, वो आपका सिर्फ और सिर्फ चोंच का, है ना, क्योंकि एक आपकी गई होगी जहां पे कीड़े ज्यादा होंगे, अब कीड़े को तुम सीधा खाओगे और चोंच बड़ी हो तो उड़ता रहेगा, अंदर अंदर फड़फड़ाता रहेगा, तो ऐसा हो छोटी चोंच हो, पकड़े तो तुरंत उसका निकल गए जाए, प्राण हारे हो जाए उसका, है ना, तो छोटी चोंच हो, तो अकॉर्डिंग टू द फूड, कहीं पे सीड मिले तो बड़ी छोटी थोड़ी तीखी होगी भी, पिक कर ले, है ना, आपका अगर कहीं पे फ्रूट था तो थोड़ी बड़ी सी और चौड़ी सी चोंच होगी कि ताकि अच्छे से सारा वो ग्रास्प कर ले। तो अकॉर्डिंग टू द रिसोर्स कि कैसा खाना वहां पे खाना हो या कोई और रिसोर्स हो, उसके अकॉर्डिंगली अपनी चोंच को उसने मॉडिफाई कर लिया, और इसी को बोला गया डार्विन फिंच। ये जो आपकी चिड़िया थी इसी को क्या कहा गया, डार्विन फिंच। ऐसा ही एक एग्जांपल आपका दिया जाता है एडेप्टिव रेडिएशंस में, किसके, मार्सुपियल्स में। अब देखो आपको दिख रहा होगा ये मार्सुपियल रेट, ये मार्सुपियल रेट हमारे घरों में पाए जाने वाले रेट के जैसा ही है, बट आपको लगता है मार्सुपियल क्या होता है, मार्सुपियल होता है जिसका पाउच होता है, पाउच रखते हैं, जैसे कंगारू के पास पाउच है, उसके अंदर वो अपने बेबी को रखता है, दैट इज व्हाट, दैट इज मार्सुपियल, वो क्या है, मार्सुपियल है ना। वही चीज आपकी यहाँ थी, आपके पास ऑस्ट्रेलिया में आपके पास कुछ ऐसे चूहे थे जिसके पास पाउच थे जिसमें बेबीज थे, ठीक है, और हमारे वाले तो जन्म देके भग जाते हैं, हम पकड़ते हैं उसके बाद साफ करते हैं फिर घरों से, है ना। ऐसे हमारे पास वुल्फ था जो अपने बच्चों को जन्म देता था, बट टास्मियन वुल्फ जिसके अंदर क्या है, बेबी पाउच है। ऐसे ही हम बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स की बात करते हैं कि ये ऑर्गेनिज्म नॉर्मली प्लेसेंटल भी होते हैं, प्लेसेंटा से बाय बर्थ, वजाइना से प्लेसेंटा हटती है उसकी, बाय ब्लीडिंग करके बर्थ करते हैं ह्यूमंस की जैसे, बट अगर मैं बात करूं यहाँ पे तो इनके पास पाउच है और बाकी सेम फीचर्स है दोनों के अंदर अलग अलग स्पीशीज में। तो इसी को हमने बोला क्या, एडेप्टिव रेडिएशन के एग्जाम्पल में हमने इसको बोल दिया। फाइनली हमारे पास आता है एविडेंसेस फॉर इवोल्यूशन इन नेचुरल सिलेक्शन। अगर मैं बात करूं नेचुरल सिलेक्शन में, तो नेचुरल सिलेक्शन का सीधा सा मकसद था कि जो सर्वाइव करेगा वो कौन होगा, फिट होगा, फिट विल सर्वाइव, जो बढ़िया से रहेगा उसके अंदर सर्वाइव कर लेगा, रिप्रोड्यूस कर लेगा, वो सर्वाइव कर जाएगा। इसका एग्जाम्पल है इंडस्ट्रियल मेलानिज्म के अंदर। इंडस्ट्रियल मेलानिज्म का क्या था कि जब इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुई थी, मतलब ज्यादा फैक्ट्री औद्योगिकरण नहीं हुआ था, उससे पहले इन्वायरमेंट साफ सुथरा था, तो हमारे पास दो तरीके की मौत थी, एक थी आपकी बिस्टिन बाइटुलेरिया, एक थी बिस्टिल कार्बेनिया, ठीक है, कौन थी, कार्बेनेरिया। कार्बेनेरिया कल रंग में काले थी, बिस्टुलेरिया आपकी व्हाइट थी। तो क्योंकि मौसम साफ था,
और आपकी मोथ भी व्हाइट थी, वो भी साफ थी, तो किसी को दिखती नहीं, और आपको कोई मारने वाला आता तो उसको दिखते काले वाले को उठा ले जाता। बट जैसे ही इंडस्ट्रियलाइजेशन आती है तो वहां पे हर कहीं स्मोक के पार्टिकल्स डिपॉजिट होने लग जाते हैं, आपका एटमॉस्फेयर काला हो जाता है, और काले पे काली मोथ अब दिख ही नहीं रही, अब व्हाइट वाली दिख रही, अब व्हाइट वाले को लेके जा रहे हैं, है ना। जैसे ही आपकी सिचुएशन चेंज हुई, इंडस्ट्री की वजह से जो मेलानिज्म हुआ, जो साफ सुथरा इन्वायरमेंट काला काला सा हो गया, उसकी वजह से क्या हुआ कि जो पहले काली मोथ जो बहुत ही कम होती थी वो बहुत ज्यादा हो गई है, व्हाइट जो बहुत ज्यादा होती थी वो आपकी बहुत कम हो गई है। इसी को हम कहते हैं इंडस्ट्रियल मेलानिज्म। ठीक है जी, आगे देखो, आपके पास यहाँ पे कुछ थ्योरी आती है। थ्योरी की देखो, थ्योरी क्या कहती है, थ्योरी ऑफ लेमार्क कहती है कि थ्योरी कहती है कि जैसे जैसे आप किसी कैरेक्टर को यूज करते हो, एक्वायर करते हो, हमारे जीन्स में चला जाता है। अगर हम किसी को यूज नहीं कर रहे वो गायब हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं यहाँ पे किसकी, आपकी, अगर मैं बात करूं जिराफ की, किसकी बात करूं, जिराफ की। जिराफ ने अपनी गर्दन को इस्तेमाल करा, बहुत ज्यादा लंबी हो गई, वहीं पे सांप ने अपने पैरों को इस्तेमाल नहीं करा, सांप के पैर गायब हो गए, है ना। आपकी अगर मैं बात करूं नेक्स्ट, तो नेक्स्ट हमारे पास आती है डार्विन की थ्योरी। डार्विन की जो थ्योरी है, डार्विन की थ्योरी कहता है कि देखो, एक तो पहली बात, वो जो नेचुरल सिलेक्शन वो मेरा ही है ना। दूसरा मैं कहता हूं कि भाई हमने एक लिंक करके देखते हैं ऑर्गेनिजम्स को, कि कौन सा ऑर्गेनिज्म कहां लिंक करके कैसे आपके एक चेन बन रहा है, कैसे कोई ब्रांच बन रही है, कैसे सीक्वेंस बन रहा है, क्या ऑर्डर बन रहा है, उसके अकॉर्डिंगली भी हम यहाँ पे चीजें बता सकते हैं। अब उसके बाद ह्यूगो डी वेरिस आते हैं। ह्यूगो डी वेरिस एक थ्योरी देते हैं जिसका नाम है म्यूटेशन थ्योरी। म्यूटेशन थ्योरी के अंदर क्या था, म्यूटेशन थ्योरी के अंदर कहा गया कि देखो, आपकी जो स्पीशीज आती है, स्पेसिएशन आती है, ये सोल्टेशन है। होता क्या है कि एकदम से रैंडम और डायरेक्शनलेस, कोई डायरेक्शन नहीं है, आपकी म्यूटेशन हो जाती है, लार्ज स्टेप म्यूटेशन, यानी एक बार में ही बहुत बड़ी म्यूटेशन हो जाती है, जो कि डायरेक्शनलेस है, कोई डायरेक्शन भी नहीं है ना। बट वहीं पे डार्विन की थ्योरी इसको रिजेक्ट करती है और वो कहती है नहीं, आपकी जो म्यूटेशन है वो बिल्कुल स्लो प्रोसेस है, डायरेक्शनल है, और बहुत ही माइनर, कम 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 होती है ना, एकदम से बहुत ज्यादा नहीं होती। तो डार्विन वेरिएशन थी कि माइनर, स्लो, डायरेक्शनल थी, और रिजल्ट उसका ग्रेजुअल, धीरे धीरे इवोल्यूशन था। वहीं पे म्यूटेशनल वेरिएशन आपकी सडन, रैंडम और डायरेक्शनलेस थी। स्पेशिएशन आपकी सोल्टेशन था, मतलब कि सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन। म्यूटेशन आपका है ही, ये तो हमको पता ही है, इवोल्यूशन का कारण है। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है हार्डी-वीनबर्ग प्रिंसिपल। हार्डी-वीनबर्ग प्रिंसिपल क्या कहता है, ये आपकी बहुत छोटी सी बात करता है, यहाँ से ज्यादा क्वेश्चंस आते ही नहीं है, अगर आएगा तो न्यूमेरिकल से एक आधा वो आपको मैं करा दूंगी जब आपको प्रैक्टिस कराऊंगी ना, तो इसमें कुछ इतना ज्यादा है नहीं, यहाँ से इतना कुछ पूछा नहीं जाता है, ज्यादातर तो एनालोगस, होमोलोगस से क्वेश्चंस आते हैं, है ना, वहां से आ जाएंगे, ह्यूमन वाले से आ जाएंगे, अडेप्टिव रेडिएशंस के आ जाएंगे इधर से। हार्डी-वीनबर्ग कहता है कि अगर आपके पास एक बड़ी सी पॉपुलेशन हो, और उस बड़ी सी पॉपुलेशन के अंदर अगर ये सारे चेंजेस ना हो, ये सारे चेंजेस ना हो, ये फैक्टर्स अफेक्ट जो कर सकते हैं, ये चीजें अफेक्ट ना करें, जैसे किसी का जीन फ्लो ना हो, कोई आए ना उस पॉपुलेशन को छोड़ के, बड़ी सी पॉपुलेशन को छोड़ के भी ना जाए, और उसके अंदर कोई बाहर का आए भी ना, जेनेटिक ड्रिफ्ट ना हो, मतलब कि किसी तरीके की कोई आपदा ना आए कि भाई पता चले डीएनए की छोटी सी पॉपुलेशन रह गई, बड़ी से छोटी पॉपुलेशन हो गई, जैसे कोई आपदा आ गई, है ना, अब वहां पे बाकी सारे मर गए, कुछ ही लोग रह गए रैंडम, है ना, या फिर थोड़े से लोग उस पॉपुलेशन के निकल के कहीं और जाके बड़ी पॉपुलेशन बना रहे हैं, फाउंडर इफेक्ट उसको बोलते हैं, है ना, वो चीजें ना हो, म्यूटेशंस ना हो, डीएनए में कोई कन्वर्जन ना हो, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन ना हो, आपस में वही अगेन चेंज ना हो, नेचुरल सिलेक्शन हो, यानी कि फिट सर्वाइव करे, और रेंडम मेटिंग हो, सेक्सुअल एक दूसरे के लिए फिट हो, राइट। अब यहाँ पे जब आपके पास ऐसी सिचुएशन होती है तो सभी का जीन पूल 1 होता है, मतलब कि जितनी भी पॉपुलेशन है सभी के एलील्स को अगर मैं ऐड करूंगा तो वो कांस्टेंट ही रहेगा। जब वो पॉपुलेशन अपनी नेक्स्ट जनरेशन में जाएगी, उसकी नेक्स्ट जनरेशन के बच्चे आएंगे, तो नेक्स्ट जनरेशन और पहले वाली जो जनरेशन है वो कांस्टेंट रहेगी, वो सेम रहेगी, उसका जीन पूल सेम रहेगा, उसका डीएनए का एलील का फ्रीक्वेंसी सेम रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ये किसने कहा, ये आपके हार्डी-वीनबर्ग प्रिंसिपल में कहा गया। यहाँ पे एक आपके पास फॉर्मूला भी गिवन था, फॉर्मूला क्या गिवन था जरा हम उसके बारे में बात कर लेते हैं। उसने कहा देखो, एक पॉपुलेशन के अंदर क्या हो सकता है कि आपके पास एक डोमिनेंट एलील हो सकते हैं, है ना, हो सकते हैं डोमिनेंट 0.7 हो सकता है आपके पास रिसेसिव हो तो आपके पास 0.3 और हो सकता है कि आगे जाके यही पॉपुलेशन हेटेरो कंडीशन में भी हो जाए होमो से। तो यहाँ पे डोमिनेंट को हमने पी से डिनोट करा, रिसेसिव को क्यू से डिनोट करा, और इसने कहा कि अगर तो आपके पास होमोजाइगस कंडीशन है तो होमोजाइगस कंडीशन में P प्लस Q इज इक्वल टू 1, सीधी सी बात है, 1.7 इज इक्वल टू 1.3 इज इक्वल टू 1।
उसने कहा अगर तो यहाँ पे हेट्रो कंडीशन है तो p स्क्वायर प्लस 2pq प्लस q स्क्वायर इज इक्वल टू अगेन 1। लेट्स सी क्या होगा, है ना। उसका p का स्क्वायर यानी कि 0.7 का स्क्वायर 0.49, आपका 2pq इंटू में 2 यानी कि 3, 7 दूनी 8, 7 दूनी 14, 7 21, 21 का 2 गुना यानी कि 0.42, आपका q यानी कि 0.9। गिन के अभी भी आपका अगेन 1 हो गया, यानी कि अगर आपकी वो जो सिचुएशन बोली गई थी तो उसके अकॉर्डिंगली हाइपोथेसिस सही हो जाएगा। आपसे कई बार डोमिनेंट गिवन होगा, रिसेसिव बता देंगे आप, डोमिनेंट गिवन होगा तो हेट्रो बता देंगे कितना नेक्स्ट जनरेशन में कितना होगा, ये आप कैलकुलेट कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। पी को रख दोगे, है ना, यहाँ पे पी को रख दोगे, क्यू रह जाएगा खाली वैल्यू निकालने के लिए, बाकी सारा हो जाएगा, है ना। अब फाइनली हम जो आते हैं वो आते हैं कहाँ पे, वो हम आते हैं इवोल्यूशन ऑफ मैन पे। आदमी का इवोल्यूशन कैसा होता है उसके बारे में हम जरा सी बात करते हैं। इवोल्यूशन ऑफ मैन की मैं बात करूं तो हम और बंदर एक कॉमन पॉइंट से आए हैं, कॉमन जगह से आए हैं। सबसे पहले इनिशियली 15 मिलियन ईयर अगो पहले हमको दो तरीके के ऑर्गेनिज्म मिलते हैं, एक तो लेस हेरी, एक तो लेस हेरी, एक बहुत ज्यादा हेरी। इधर थोड़ा बेटर है, ठीक है, ऐसे, ठीक है। आपके पास दो तरीके के आपको बंदर टाइप से कुछ ऐसा नजर आता है। तो आप कहते हो कि एक जो आपका है उसके शरीर पे बहुत कम बाल हैं, जिसके शरीर पे तो बहुत कम बाल है आपने उसको कहा रामापिथेकस। एक के ऊपर बहुत सारे बाल है उसने कहा ड्रायोपिथेकस। ड्रायोपिथेकस से आप बंदर जैसे लग रहे थे और रामा वाले, राम से पता चल रहे आदमी जैसे होंगे, एप आपके मैन लाइक थे। तो ड्रायो से मोंकी स्पीशीज निकल जाती है, रामा से ह्यूमन निकल जाते हैं, मतलब कि हमारे पूर्वज नहीं है वो, हमारे पूर्वजों के भाई की कैटेगरी चलती है, कुछ ऐसे, है ना, रिश्तेदार लगते हैं पर पूर्वज नहीं है हमारे, है ना, बंदर। आगे देखो, अब अगर मैं बात करूं तो 3 से 4 मिलियन ईयर अगो पहले मैन लाइक प्राइमेट्स हमारे ईस्टर्न अफ्रीका में देखने को मिलते हैं, जिसकी हाइट 4 फीट तक थी और सीधे होकर चलते थे बिल्कुल तन के, ठीक है। और यूथोपिया और तंजानिया में इनके फॉसिल्स भी मिले हैं हमको, जगह है ये, ठीक है। और जिनका नाम हमने रखा क्या, ऑस्ट्रेलोपिथेकस। ऑस्ट्रेलोपिथेकस आपके 2 मिलियन ईयर अगो पहले मिले, ईस्टर्न अफ्रीका में मिले। स्टोन वेपन्स रखते थे आपका शिकार करने के लिए, फ्रूट्स खाते थे, क्या खाते थे, फ्रूट्स खाते थे, ठीक है, मांस मच्छी नहीं खाते अभी। फिर आते हैं होमो हैबिलस, उसके 2 नेक्स्ट। होमो हैबिलस जो आपके ज्यादा पहला फर्स्ट ह्यूमन लाइक था, होमियोइड जिसको हम बोलते हैं होमो हैबिलस को। ब्रेन कैपेसिटी इसकी यहाँ से शुरू होती है, 650 से 800 सीसी की होती है ना। यहाँ पे हम वॉल्यूम के बारे में बात करते हैं कि ब्रेन डेवलप करता जाएगा। मीट ये भी नहीं खाते, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आएगा होमो इरेक्टस। होमो इरेक्टस 1.5 मिलियन रगों के थे और ये मीट खाते थे, और इनकी ब्रेन कैपेसिटी क्योंकि इनकी 600 से 800 की सीसी की थी, यहाँ पे इनकी 900 सीसी की ब्रेन कैपेसिटी है। अब ये ब्रेन कैपेसिटी याद रखा, जहां पे गिवन है, एनसीईआरटी में भी गिवन है, वो याद कर लेना, ठीक है। चलिए आगे है ऑरिजिन आपका, होमो निएंडरथैला जाते हैं जिसको निएंडरथैल मैन भी कहते हैं, 1 लाख से 40,000 पहले मिले थे। ब्रेन कैपेसिटी 1400 की सीसी की थी, सेंट्रल एशिया में थे, बॉडी को हाइड करना भी जानते थे, इसलिए उनको आइडियल मैन सभ्य आदमी भी कहते थे, क्योंकि गलने सड़ने के लिए छोड़ते थे, दबा देते थे या फिर बर्न कर देते थे बॉडी को, ये ठीक है। आगे देखो होमो सैपियंस, जो हम आज के मानव, लालची मानव, भूखे मानव, है ना, पैसे के पीछे पागल मानव। आइस एज पर्सन भी हम अपने आप को बोलते हैं, क्योंकि जिस टाइम पे हम बने उस टाइम बहुत सारी आइस थी ठीक है, ऐसा नहीं कि हमको आइसक्रीम पसंद था। चलो तो 75,000 से 10,000 ईयर को पहले हम बने हैं। प्री हिस्टोरिक काव्स हमारी क्रेव्स हमारी मिलती है कि हम केव्स आर्ट्स हमारी, यानी कि हम गुफाओं में चित्रकारी भी करते थे, ठीक है। आपके मध्य प्रदेश में कुछ ऐसे जगह आती है, बट कुछ क्या नाम है, जगह का नाम नहीं ध्यान आ रहा मुझे, वहाँ पे भी कुछ आपकी केव आर्ट मिलती है। एग्रीकल्चर वगैरह हम करते थे, नो डाउट, राइट। अब यहाँ पे आपको मैं एक चीज बताना चाहूंगी जो आप ध्यान से सुन के जाइएगा। देखो ये तो आपके खाले कुछ वन शोज चल रहे हैं, कुछ आपको धीरे धीरे चीजें पढ़ाई जा रही है। अगर आप चाहते हो कि आपका सिलेक्शन बिल्कुल अच्छे से हो, देखो मैथ एक आपका बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, आपका फिजिक्स आपका एक बड़ा कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर आपका सब्जेक्ट है, केमिस्ट्री भी काफी हद तक है, बट बायो कैसा है ना, एक बड़ा ही ईजी पीजी सा सब्जेक्ट है, जिसको अगर जिसके अंदर आपको सही गाइडेंस अगर कोई दे दे, बढ़िया प्रैक्टिस अगर कर दे, बढ़िया कंटेंट अगर आपको कोई दे दे, तो आप टॉप कर जाओगे। सबसे ज्यादा आपको जो मिलते हैं ना कि भाई ज्यादा से ज्यादा नंबर मिलते हैं, वो नंबर आपको किस में मिलते हैं, बायो वालों के ही मिलते हैं, किसी और सब्जेक्ट में बहुत कम मिलते हैं। तो आप लोगों के लिए श्रेष्ठा बैच है, श्रेष्ठा बैच जो कि आपका बहुत ही एक्सक्लूसिव है, जो कि आपको मिलेगा अडर 24/7 की ऑफिशियल वेबसाइट पे। देखो आपको क्या करना है, वहां पे मैं बता देती हूँ, आपको जाना है अडर 24/7 की ऑफिशियल वेबसाइट पे,
यहां से आप जाइएगा कहां पे, अड्डा 24/7 की साइट, इधर से आएंगे हम, इधर से ऑल कोर्स अंडरग्रेड एंड देन सीयूटी एंड देन सीयूटी साइंस एंड देन आपका श्रेष्ठा में आपको बहुत सारी बुक, आपकी हार्ड कॉपी बुक्स मिलती हैं आपको यहाँ पे। अगर मैं दूसरी चीजों की बात करूं, जैसे कि आपको जीटी, इंग्लिश, आपका करंट अफेयर, रीजनिंग, सारी चीजें पढ़ाई जाती हैं विद डोमेन्स, यानी कि पर मंथ पर सब्जेक्ट पर 100 रुपीज भी आपको नहीं पड़ने वाला है, इतना पॉकेट फ्रेंडली है, 12 महीने की वैलिडिटी है इसकी, राइट। आप यहाँ पे वैसे तो आपके पास बहुत सारे कोड मिल जाएंगे, बट आप लगाओगे Y697S, आप जैसे इस कोड को लगाओगे, अब देखो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, डिस्काउंट आ जाएगा। अब देखो अगर आपका ये वन शॉट जो है ना, रक्षाबंधन के आसपास अगर अपलोड हो रहा है, क्योंकि मैं इसको थोड़ा पहले रिकॉर्ड कर रही हूँ, अगर रक्षाबंधन के आसपास अपलोड हो तो ये आपका बढ़ जाएगा, ऑफ ना बढ़ जाएगा, पर आप कोड एक ही लगाओगे। कोड क्या लगाओगे आप, कोड एक ही लगाओगे जो कि आपके सोनिया चहल मैम का है, जो है Y697S, एस का मतलब सोनिया चहल, यही आप इस्तेमाल करोगे, इससे आपका डिस्काउंट जो ज्यादा मिलेगा। अगर आप किसी फेस्टिवल के आसपास लेते हो, मंथ के एंड में लेते हो, तो वहां पे आपका ये इसका जो डिस्काउंट है वो बढ़ जाता है इस कोड से। जैसे 18 का ऑप्शन चाहेगा तो आपके इस कोड से आपको 20 मिलेगा, अगर किसी से आपको 17 का आ रहा है तो इससे आपका फिर 20 मिलेगा, किसी में 15 आ रहा है तो इससे 17 मिलेगा, मतलब ये कोड आपको मैक्सिमम डिस्काउंट देता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है जी। ऐसे ही मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, वन शॉट्स हम लगाते चलेंगे, रेगुलर सेशंस भी आप लगाते चले। अगर आप अपने आप को ऐसे बना लेते हो कि भाई नहीं मैं तो करके ही मानूंगा या मानूंगी, तो कसम से आपको रोकने वाला इस दुनिया में कोई नहीं है। ऑल द बेस्ट बच्चा, कीप ग्लोइंग, keep growing, stay happy, stay healthy. Goodbye and have a nice day.